हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्कियोलॉजिकल पॉइंट। मैं शुभम गुप्ता। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं जो सिक्के होते हैं जिन्हें हम कॉइन्स कहते हैं, ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोगी होते हैं वो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मेरे साथ बने रहिएगा जिससे कि आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चले कि जो सिक्के होते हैं किस तरीके से ये आर्कियोलॉजी में इनका इंपॉर्टेंस होता है और हम लोग के लाइफ में भी इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम उससे जान सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है गाइस वो देख सकते हैं आप। कॉइन्स जो है इंडियन हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से एक माने जाते हैं। ये हमें राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, धार्मिक मतलब रिलीजन और सांस्कृतिक कल्चरल जानकारी देते हैं। तो इससे हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस और कल्चरल हर तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग जो है कि कॉइन्स के माध्यम से या सिक्कों के माध्यम से निकाल लेते हैं। 206 बीसी से लेकर के 300 एडी तक का अगर हम इतिहास की बात करें तो ये काफ़ी हद तक जो है कॉइन्स पर मतलब सिक्कों से ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे इंडो ग्रीक हो गए, सक्षत्रप हो गए, ठीक है, कुषाण हो गए, इन सब के जो है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम लोग को इनके सिक्कों से जानकारी मिलता है। ठीक है, भारत में जो सबसे ज़्यादा सिक्के चले हैं गाइस वो चले हैं आपका मौर्योत्तर काल के। खासकर अगर हम बात करें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मतलब मौर्य के बाद जो है भारत में बहुत ज़्यादा सिक्के चलाए गए। अगर दोस्तों बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे पहले सिक्के कहाँ चले थे तो एक देश है जिसका नाम है लीडिया। ठीक है, ये जो देश है लीडिया, यहाँ पर चलाए गए थे। लीडिया बेसिकली एरिया है जो टर्की नहीं है, तुर्की वाला एरिया, जो टर्की वाला एरिया है, इस एरिया में लीडिया हुआ करता था। और यहाँ पर जो है कि लगभग 700 बीसी में सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, इसके एविडेंस यहाँ पे हैं और लगभग इसी से मिलता जुलता जो एविडेंस है वो भारत में भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लीडिया में सबसे पहले जो है सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सिक्कों पर हम लोग को जो सिंबल्स मिलते हैं, जो प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, वो क्या क्या मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि सिक्कों पर 3 प्रकार के जो है कि हम लोग को सिंबल्स देखने को मिलते हैं, मतलब चिन्ह देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला आपका आलेख है जिसे हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। सिक्कों पर लिखे गए शासकों के नाम, उनकी उपाधियाँ, घोषणाएं, ये सारी चीज़ हम लोग जो देखते हैं। ठीक है, सेकेंड उनकी छवि, आकृति, जैसे इंडो ग्रीक शासक है उन लोगों ने सबसे पहले जो है कि अपने चेहरे छपवाने शुरू करें सिक्कों पे। ठीक है, कभी कभी इस पे राजा का, देवी देवता का, पशु का, धार्मिक प्रतीक का, इन सब का भी अंकन हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बाद है लांछन, मार्क्स या सिंबल, राज के चिन्ह जैसे कि सिंह, टाइगर, ठीक है, मतलब लायन, टाइगर, फिश, धनुष, ये सारे आदि जो है कि हम लोग सिक्कों पर देखते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि चोला शासक है, इनके सिक्कों पर हम लोग को बाघ का अंकन मिलता है, टाइगर का चिन्ह मिलता है। पांड्यों के सिक्कों पे हम लोग को जो है मछली का अंकन मिलता है। जो चेरा डायनेस्टी है उनके सिक्कों पर हम लोग को धनुष का अंकन मिलता है। लेकिन बाद में जो चोला है इनके सिक्कों पर मछली का, धनुष का भी अंकन देखने को मिलता है, क्योंकि चोलों ने इन सबको हरा करके इनके भी जो अंकन थे अपने सिक्कों पे छपवा लिए थे। आगे अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त सेकेंड है, इसके सिक्कों पर हम लोग को शेर का शिकार करते हुए का चित्र देखने को मिलता है जो कि उसकी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो सिक्कों से राजनीतिक इंफॉर्मेशन भी हम लोग को मालूम पड़ता है। कैसे? जैसे कॉइन से ये पता चलता है कौन सा क्षेत्र किस शासक के शासन में था। अगर किसी स्थान पर हम लोग को बड़ी संख्या में सिक्के मिलते हैं, लार्ज नंबर में सिक्के मिलते हैं और एक ही प्रकार के सिक्के हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो जो क्षेत्र है वो राजा, वह उस राजा के साम्राज्य का हिस्सा रहा होगा। जैसे मान लीजिए गुप्तों का जो है सिक्का बयाना वाले एरिया में बहुतायत मिलता है। ठीक है, पाटलिपुत्र वाले एरिया में मिलता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एरिया जो है कहीं ना कहीं गुप्तों के अंडर में रहा होगा। आगे देखते हैं, जो गुप्ता रूलर्स है इनके जो सिक्के हैं हम लोग को भरतपुर राजस्थान में बयाना होट से मिलता है। आप लोग को पता है बयाना राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, यहाँ से जो है गुप्तों के जो है लगभग 1821 सिक्के जो है कि देखने को हम लोग को मिलते हैं, जो कि कई गुप्त शासकों के सिक्के उसमें हैं। आप लोग एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है कि यहाँ से पूछता है, इसलिए जरूर आप जो है बयाना होट के बारे में अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है आपका चोला रूलर्स। इन ये जो मिडिल पीरियड के शासक हैं, आप सभी को पता ही है, इनके जो सिक्के हैं वो धवलेश्वरम से इनके सिक्के मिलते हैं जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चोलों के सिक्के कहाँ से मिल रहे हैं? आंध्र प्रदेश से मिल रहे हैं, जबकि हम सभी जानते हैं कि ये तमिलनाडु के हैं। इसका पॉसिबिलिटी ये है कि इनका जो है सत्ता उस एरिया में भी रहा होगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे है क्वाइन से
रूलर की जीत और सत्ता परिवर्तन में काफ़ी जानकारी हम लोग को मिलता है। कंक्विस्ट एंड पावर ट्रांजिशंस की भी जानकारी हम लोग को देखने को मिलता है। कैसे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, ठीक है, इनके जो सिल्वर के कॉइन्स है, चांदी के जो सिक्के हैं, उससे ये पता चलता है कि इन्होंने शकों को हराया था। किसको हराया था? इन्होंने जो है शकों को हराया था। ठीक है, शकों को हराया था क्योंकि उस समय में सिल्वर कॉइन्स सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में ही यूज हो रहे थे। ठीक है, इसीलिए जो है चंद्रगुप्त सेकंड को शकारी भी कहा गया, अगर आपको पता हो तो। दोस्तों, जो शक रूलर है, शक शासक है, जिसका नाम चुस्टन था, उसके कुछ सिक्कों पर हम लोग को चैत्य का अंकन देखने को मिलता है, जो कि सातवाहन डायनेस्टी का प्रमुख चिन्ह था, जिससे ये पता चलता है कि चस्टन ने सातवाहनों को हराया था। ठीक है, इससे जानकारी हम लोग को मिलती है। आगे देखते हैं, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षत्रप शासक जो नापान था, ठीक है, उसके टोटल 13,250 सिक्कों में से उसने टोटल 9,270 सिक्कों पर काउंटर स्ट्राइक कराया, जिसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सिक्का था, उन सिक्कों पर उसने अपना पहचान अंकन कराया। ठीक है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो ये सातकर्णी था, इसने नापान को हराया था और उसके एरिया में कब्जा भी कर लिया था। ठीक है, और उसके सिक्कों पर अपना नाम जो छपवाया था। टोटल जो है कि 9,270 सिक्के थे। आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है ललितादित्य मुक्तापीठ के सिक्के, हम लोग को बांदा से मिलते हैं, जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है, जो ये दर्शाते हैं कि उन्होंने कन्नौज के रूलर यशोवर्मन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ललितादित्य मुक्तापीठ कहाँ का शासक है? ये कश्मीर का शासक है और इसके सिक्के मिल रहे हैं यूपी में। ठीक है, तो आपने लिंक यहाँ पे देखा कि ये जो है कहीं ना कहीं कन्नौज के शासक थे, उससे इसने युद्ध लड़ा था, इसलिए इसके सिक्के यहाँ तक जो है कि हम लोग को देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम आगे देखें तो सिक्कों से किस तरह की शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी हम लोग सिक्कों के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स के माध्यम से किस तरह का गवर्नेंस चल रहा था उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कॉइन्स से हमें रूलर्स के गवर्निंग स्टाइल की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शक पहलव जो शासक थे, इनके सिक्कों से ज्ञात होता है कि वे छत्रप सिस्टम में शासन करते थे, जिससे कि अलग अलग गवर्नर रूल करते थे। ठीक है, तो जो शक पहलव शासक थे, इनके टाइम में अलग अलग गवर्नर जो है रूल करते थे। ये इनके सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। आगे अगर हम देखें तो जो योधेय हैं, मालव हैं, इनके सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? इनके सिक्कों पे क्या लिखा हुआ है? गणेश से जय। आप लोग के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है। ठीक है, गणेश से जय लिखा हुआ मिला हुआ है किसके सिक्कों पे? योधेय और मालव के सिक्कों पे, जिससे ये मालूम पड़ता है कि ये रिपब्लिक थे, ये गणराज्य थे। ठीक है, मालव और योधेय। योधेय का मतलब दोस्तों योद्धा होता है। ठीक है, कुछ जनपदी सिक्कों पर शहरों के नाम मिलते हैं, जैसे तक्षशिला, वाराणसी, त्रिपुरी, बिस्सा, माहिष्मती। ये सब भी हम लोग को अंकित देखने को मिलते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये शहर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे, मतलब यहाँ से जो भी प्रशासनिक चीज़ें थी वो हैंडल की जाती थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, सिक्कों से धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि कोई शासक है, उसका जो झुकाव है वो किस धर्म के प्रति है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम लोग कॉइन्स के माध्यम से जान सकते हैं। जैसे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे है कि जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, वह एक कुशल नाटककार था और अभिनेता था। ठीक है, ये जानकारी हमें उसके सिक्कों से मिलता है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर हम लोग को बीना बजाते हुए का चित्र अंकन है, जिससे मालूम पड़ता है कि वह एक संगीतकार था, म्यूजिशियन था, उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था। ठीक है, कनिष्क जो है, इसको सिक्के पर हम लोग को बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है पहली बार। इसके सोने के सिक्कों पे हम लोग को बुद्ध का अंकन देखने को मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं वो जो है कि महायान बुद्ध के प्रति, बुद्धिज्म के प्रति उसका झुकाव था। तो जो योधेय शासक थे, इनके सिक्कों पर हम लोग को कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, वो भी षडमुखी कार्तिकेय, मतलब इनके पास 6 मुख होते थे। उनका अंकन हम लोग को इनके सिक्कों पे देखने को मिलता है, जिससे मालूम पड़ता है कि वो कहीं ना कहीं कार्तिकेय के उपासक थे। कार्तिकेय जो है साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, माने जाते हैं, जो कि शंकर भगवान के पुत्र हैं, आप लोग को पता ही होगा। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो जो ये भीम कटफिशर्स था ना, इसके सिक्कों पर हम लोग को जो है कि शैव धर्म का जो है अंकन देखने को मिलता है, शैविज्म का जो है डिपिक्शन देखने को मिलता है, जिससे मालूम पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं शैव धर्म को फॉलो करने वाले लोग थे। आगे अगर हम देखें तो इनके सिक्कों से और भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर एक छोटा सा जो है कि पॉइंट्स है, जिससे कि आप जान सकते हैं कि किसके सिक्कों पर हम लोग को किसका अंकन देखने को मिलता है। जैसे कि जो कनिष्क है, इसके सिक्कों पर हम लोग को बुद्धिज्म का अंकन देखने को मिलता है, बुद्ध का अंकन मिलता है।
जिससे मालूम पड़ता है कहीं ना कहीं इसका झुकाव बुद्धिज्म की तरफ था। शमत रूट के सिक्कों पे हम लोग को मकरवाहिनी गंगा देखने को मिलती हैं, ठीक है, टाइगर फ्लैट टाइप कॉइन्स पे। और ये जो है कि वैदिक रिलीजन को फॉलो करता था ऐसा मालूम पड़ता है। कुमारगुप्त सिक्कों पर हम लोग को कार्तिकेय कंगन मिलता है, जो कि पीकॉक मतलब मोर के ऊपर जो है कार्तिकेय बैठे होते हैं, जो कि हिंदुइज्म को दिखाता है। चंद्रगुप्त सेकंड के सिक्कों पर चक्र होल्डिंग विष्णु, ठीक है, ये वैष्णविज्म दिखाता है। और जो हर्ष है, हर्ष के सिक्कों पर हम लोग को जो है क्या लिखने को मिलता है, नंदी के ऊपर जो है कि शिव पार्वती हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि इनका रिलीजियस टॉलरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो शासक हैं, इनके सिक्कों पर हम लोग को किसका अंकन, जिसका अंकन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इनको समझते हैं कि इनका जो झुकाव था वो किस धर्म के प्रति था। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि सिक्कों से व्यापार और अर्थव्यवस्था की भी जानकारी हम लोग को मिलती है। इकोनॉमिक एंड ट्रेडिंग साइट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो सातवाहन जो शासक है यज्ञश्री सातकर्णी, इसके सिक्कों पर हम लोग को जहाज का अंकन देखने को मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कहीं ना कहीं ये लोग जो है समुद्री व्यापार कर रहे थे, या इनका जो ट्रेड था वो दूर दूर तक था। दोस्तों अगर हम देखें आगे जो शासक है, जैसे कुषाण शासक हुइस क्या है, इसके सोने के सिक्कों में हम लोग को बहुत ही इम्प्योरिटी देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि जो शुद्ध सोना था ये लोग शुद्ध सोना यूज़ नहीं कर रहे थे, बड़े पैमाने पे जो है कि फर्जी चीज़ें भी उसमें मिक्स पाई गई थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि उसके शासनकाल में कहीं न कहीं आर्थिक संकट या फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, ठीक है। गुप्ता एम्पायर की अगर हम बात करें, जो गुप्त शासक हैं, इनके बाद के जो कॉइन्स थे, इनकी जो संख्या भी घट गई, जिससे ये मालूम पड़ता है कहीं न कहीं फ्यूडलिज़्म के कारण ट्रेड और कॉमर्स में गिरावट आई। फ्यूडलिज़्म क्या होता है, जिसको हम लोग सामंतवाद कहते हैं, ठीक है। सामंतवाद के कारण जो है इनके व्यापार में जो है गिरावट हम लोग देखते हैं। टैक्सिला की बात करें, टैक्सिला के सिक्कों पर हम लोग को पंच निगम अंकन देखने को मिलता है। आप लोग एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जो दर्शाता है कि जो मर्चेंट है, जो व्यापारी हैं, वो एक्टिव थे और उन लोगों ने जो है मिलकर के कुछ सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। कौशाम्बी के सिक्कों पर हम लोग को गदिकान देखने को मिलता है, गदिकान शब्द देखने को मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि यह शहर व्यापार और प्रशासन का मुख्य केंद्र रहा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सिक्कों से भाषा और लिपि की जानकारी हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे शातवाहन जो कॉइन्स थे, इसमें हम लोग को प्राकृत लैंग्वेज देखने को मिलता है। गुप्तों के सिक्कों में हम लोग को संस्कृत देखने को मिलता है। दोस्तों जो नपान शासक है और जो मथुरा के शासक है, जैसे रजौल है, ठीक है, इसके जो सिक्के हैं वो जो है कि 3 भाषा और 3 लिपियों में हम लोग देखने को मिलते हैं। इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, 3 लिपियों में ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक। आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो इससे साबित होता है कि उस समय मल्टीपल लैंग्वेज भी पॉपुलर थी। दोस्तों अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जो कॉइन्स होते हैं ये हिस्ट्री के सबसे विश्वसनीय रिलेवेंट सोर्स में से एक होते हैं। मतलब इस पर सबसे ज़्यादा विश्वास जो है किया जा सकता है। इनसे हमें रूलर्स की विक्ट्रीज, मतलब उनकी विजय, उनके धर्म, उनके कल्चर, उनके प्रशासन, उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी सोशल जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। जैसे कि गणराज्य थे या वहाँ पे राजतंत्र था, ठीक है, या जो फॉरेन रूलर्स थे उनके बारे में जानकारी, उनके पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है कि हम लोग को कॉइन्स के माध्यम से मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है समझ आई होंगी कॉइन्स के बारे में, कि कॉइन से हम लोग किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक